An artificial satellite in a circular orbit around the Earth has the time period t. Assuming the mass of the satellite remains constant, हमें ये बताना है कि radius of the orbit, velocity of the satellite, force on the satellite and total energy of the satellite, ये चार चीज़ों का टाइम पीरियड पे क्या डिपेंडेंस होगा. So you can solve it on your own, and I will move into the solution now. You can pause the video here and try to solve it, and let's move into the solution now. तो सबसे सैटेलाइट के केस में सबसे पहली इक्वेशन जो होती है, सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें पता है बेसिक, कि द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द अर्थ इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है तो कोई ना कोई फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दे. अगर स्ट्रिंग से एक पत्थर को बांध के हम घुमा रहे हैं तो स्ट्रिंग का टेंशन वुड प्रोवाइड कर रहा है. ग्रेविटी भी प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है. तो सैटेलाइट के केस में द ग्रेविटेशनल फोर्स gmm/r² मस्ट बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r. तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाती है. बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर, मतलब जब भी हम सैटेलाइट का टाइम पीरियड वगैरह निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं. तो दिस इज द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट √gm/r. m इज द मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ. टाइम पीरियड विल बी कि एक कंप्लीट सर्कल डिवाइडेड बाय कंप्लीट सर्कल का डिस्टेंस 2πr बाय डिवाइडेड बाय v. सो दिस इज द टाइम पीरियड. तो रेडियस का क्या डिपेंडेंस होगा टाइम पीरियड से, वेलोसिटी का क्या डिपेंडेंस, सारी चीज़ों का टाइम पीरियड से क्या डिपेंडेंस होगा, प्रोपोर्शनैलिटी होगा, ये हमें निकालना है. तो पहले हमने रेडियस का लिखा, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू t⁻²/3. तो ये इसी रिलेशन से दिख जाता है कि अगर यहाँ पे हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे और फिर क्यूब रूट ले लेंगे तो वी विल गेट कि क्योंकि अगर इधर स्क्वायर कर देते तो r³ आ जाएगा, इधर t² आ जाएगा, और फिर क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा r इज प्रोपोर्शनल टू t⁻²/3. तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का कोई रिलेशन देखते हैं दो क्वांटिटीज के बीच में, तो ये जरूर इंश्योर करना होता है कि उन दोनों क्वांटिटीज का जो रिलेशन है उनमें बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं. तो अब ये t = 2π√r³ है, राइट. तो इसमें g कांस्टेंट है और m कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट है, तो बाकी क्या बचा, r और t बचा, राइट. तो बाकी सब चीजें कांस्टेंट है यहाँ पे. सो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी चेक करते हैं दो क्वांटिटीज के बीच में, किसी एक इक्वेशन से ही चेक करते हैं, उन दोनों के बीच में इक्वेशन बनती है. अब मान लो इसमें अगर v भी आ रहा होता कहीं टाइम, जैसे ये रिलेशन है t = 2πr/v, यहां से मैं कह सकता हूँ r इज प्रोपोर्शनल टू t, लेकिन यहाँ v भी आ रहा है, v इज नॉट कांस्टेंट, है ना. v इज नॉट अ कांस्टेंट, मतलब v r और t को बदलने से v भी बदल जाएगा. सो v खुद r और t पर डिपेंड कर रहा है, राइट. तो अगर r और t के बीच का डिपेंडेंस देख रहे हैं तो बाकी सारी चीजें जो उस इक्वेशन में आ रही है वो r और t पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट. हम सिर्फ r और t को यहां पे वेरी कर रहे हैं, बाकी चीजों को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, राइट. तो बाकी चीजें कांस्टेंट मतलब द मास ऑफ द सैटेलाइट, द मास ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो यहां से आ गया r इज प्रोपोर्शनल टू t⁻²/3. अब वेलोसिटी का निकालना है, तो वेलोसिटी का हमें डायरेक्ट रिलेशन टाइम से नहीं पता, बट हमें r से रिलेशन पता है. ये वाला रिलेशन v इज प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻². और r का हम डिपेंडेंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहां पे हम ये कर सकते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻². तो एंड r इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू t⁻²/3. तो वो यहां पे यूज कर लेंगे, राइट, कि v इज प्रोपोर्शनल टू t⁻⁻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 ⁻
टी की पावर 2/3 डाल दिया, मतलब आर इज सम कांस्टेंट इनटू टी की पावर 2/3, तो उस आर को यहां डालेंगे अगर, तो वी विल बिकम प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 2/3 की पावर -12, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -12 इंटू 2/3 बिकम्स -1/3. सो द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -1/3. सो ऐसे ही बाकी केसेस में भी करेंगे, जैसे
एक बार रेडियस का रिलेशन मिल गया टाइम से, तो उसी को यूज करके वेलोसिटी का निकाल लिया, क्योंकि वेलोसिटी का रेडियस से पता है और रेडियस का टाइम से पता है। इसी तरह फोर्स देखेंगे, अगर सैटेलाइट पे फोर्स कितनी है, JM/r² है, JM/r² है। mv²/r भी ले सकते थे फोर्स को, उससे भी आंसर आ जाएगा। JM/r², इसमें बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, बस r पे डिपेंडेंस है, राइट। तो ये देखो यहाँ पे इस रिलेशन से हमने ये क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में ये सब तीनों चीजें कांस्टेंट है। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r⁻²। अगेन r से डिपेंडेंस आ गया और r का डिपेंडेंस टाइम से पता है, तो r को यहां रिप्लेस किया फिर से t⁻²/3, तो पावर्स मल्टीप्लाई होके f इज प्रोपोर्शनल टू t⁻⁻⁴/3। टोटल एनर्जी में भी वही करेंगे, टोटल एनर्जी डिपेंड्स ऑन r लाइक दिस -gmm/2r। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी इज -gmm/r। पोटेंशियल एनर्जी तो किसी भी दो पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r प्लस हाफ mv² करते हैं तो टोटल एनर्जी आ जाती है। तो टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻1 एंड r इज प्रोपोर्शनल टू t⁻²/3। तो यहां से टोटल एनर्जी का रिलेशन आ जाता है। सो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस सिचुएशन द थ्री क्वांटिटीज r, v एंड t ये वेरिएबल है कि हम अगर रेडियस को चेंज कर देते हैं, ऑर्बिट का रेडियस हम चेंज कर देते हैं, तो नए ऑर्बिट में हमें वेलोसिटी भी दूसरी मिल जाएगी कि v = √gm/r। मतलब एक पर्टिकुलर रेडियस की वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग एक वेलोसिटी की वैल्यू होती है। तो इफ यू चेंज द रेडियस in every different orbit, velocity of the satellite has to be different. It has to be this value. अगर उसको सर्कुलर ऑर्बिट में जाना है तो वेलोसिटी एग्जैक्टली इतनी होनी चाहिए, √gm/r होनी चाहिए। तो r को अगर हम वेरी कर रहे हैं तो v भी वेरी करेगा और टाइम पीरियड भी फिर r पर डिपेंड कर रहा है। तो ये r, v और t ये तीन चीजें हम वेरी करते जा रहे हैं। तो हम सारी चीजों का डिपेंडेंस, रेडियस ऑफ द सैटेलाइट, वेलोसिटी, फोर्स, टोटल एनर्जी, इन सब का डिपेंडेंस टाइम से कर रहे हैं। इन सब का डिपेंडेंस r से भी कर सकते हैं, इन सब का डिपेंडेंस v से भी कर सकते हैं। यू कैन से दैट r, v एंड t यू कैन से आर द parameters which define the orbit. The radius can also define the orbit, the velocity can also define the orbit, the time period can also define the orbit. I hope that makes sense. So you can go through this solution once again to understand it even more. The best way is to work it out on your own. Always try any question on your own. Spend at least 10 minutes bringing up the basic formulas from your mind and trying to solve the question. कि अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले जो बेसिक्स हमें पता है उनको हम लिख लें, उनको एनालाइज कर लें और उसी से हमें कई बार सोल्यूशन दिखना शुरू हो जाता है. सो you should always try any question on your own before going to the solution, and after you have seen the solution you should revise it after some days. You should again try it on your own, and if you don't get it even then you should again see the solution and try it again the next time on your own. तो इस repetition से you will understand the concepts more deeply and you will finally be able to do it on your own. So thanks for watching.